नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियाँ जिंदगी की पर मैं शैली नारायण एक बार फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ और आपको सुनाने जा रही हूँ सुश्री उषा प्रेमविदा जी की लिखी एक यथार्थवादी कहानी, छुट्टी का दिन। आइए सुनते हैं। पड़ोस के फ्लैट में छोटे बच्चे के चीख चीख कर रोने से माया की नींद टूट गई। उसने अलसाई पलकें खोलकर घड़ी देखी। 5:45 बजे थे। फिर उसे याद आया, आज तो छुट्टी का दिन है। उसने पैर फैला लिए, पलकें आंखों पर ढलक आने दी। वह रेशमी चादर का नरम चिकना स्पर्श गालों पर महसूस करती हुई पड़ी रही। नींद की मीठी खुमारी अब भी उस पर छाई थी। खुली हुई खिड़की से सवेरे की ठंडी हवा आ रही थी। पूरी तरह से जगी होने पर भी नींद को बहलाकर फिर बुलाना चाह रही थी, पर वह बच्चा था कि रोए ही जा रहा था। छोटा सा कोमल गोरा गोरा बच्चा, गोल मुंह पर भवों की जगह पतली सी लकीर, लंबे लंबे रेशमी पलक। जब क्रोधित होकर रोता था तो गोल गोल आंसू गालों पर आ फिसलते थे और सारा काजल अपने साथ बहा ले जाते थे। छुट्टी का दिन माया के लिए पहाड़ सा होता था। सप्ताह भर जो काम टालती आती थी कि उन्हें खत्म करके भी इतना समय बच जाता था कि खींच उठती थी, झुंझला उठती थी। और जब भाई बहनों के साथ घर पर रहती थी तो समझ भी ना पाती थी कि इतवार कब आया और कैसे पंख लगाकर उड़ गया। रोज की तरह आज भी चैती दरवाजे पर धक्के देने लगी। तकिए में मुंह गड़ाकर माया ने अनसुनी करने की चेष्टा की, पर लगातार धक्कों के साथ चैती ने बीबी जी की पुकार लगानी शुरू कर दी। तो माया ने ठंडी सांस ली। चादर हटाकर आंखें मूंदे ही मूंदे उसने टटोल कर पैर स्लीपरों में डाले और दरवाजे की तरफ बढ़ी। अभ्यस्त उंगलियों ने चटखनी गिरा दी और सवेरे सवेरे चैती का मुंह न दिख जाए इसलिए वापस मुंह मोड़कर अपने बिस्तर पर आ गिरी। उसका मन चैती को भरपूर डांट लगाने को हो रहा था, पर पलकों पर अभी कुछ भारीपन था, इसलिए वह चुप ही रही। चैती ने पहले नल खोलकर बर्तन उसके नीचे डाल दिए और खुरखुर करती हुई झाड़ू लगाने लगी। तब माया उठकर बैठी, हाथ फैलाकर अंगड़ाई ली, फिर जोर से कहा, सोने नहीं दिया ना? क्यों चैती? धोती का पल्ला कमर में खोसे, झाड़ू हाथ में लिए पर्दा हटाकर चैती ने दर्शन दिए। कहा, सोती काहे नहीं? और पर्दे के पीछे गायब हो गई। माया उठकर खिड़की के पास आई। इधर उधर के फ्लैट्स में हलचल हो रही थी। एक तरफ दूध वाला अपनी बाल्टी में मैला गंदा हाथ बार बार डालकर दूध नाप रहा था। हर बार नाप का बर्तन बाल्टी से टकराता और फिर लोटे में दूध गिरने की आवाज के साथ दूध वाले का मोटा खरखराता कंठ कहता, 4, 5, 6। माया ने गुसलखाने में जाकर बेसिन में नल खोल अपने हाथ उसके नीचे कर दिए। पानी की तेज और ठंडी धार हाथों पर पड़ती रही। चौके से चैती की खटपट सुनाई देती रही। माया ने गीत की एक कड़ी गुनगुनाने का प्रयत्न किया, पर आवाज बेसुरी हो गई। उसकी आंखें बेसिन के ऊपर लगे शीशे में अपना प्रतिबिंब देख रही थी। सूना मुंह, सूनी आंखें,
एक क्षण को उसे लगा कि यह प्रतिबिंब किसी और का है। वह स्वयं कैसे इतनी थकी, इतनी टूटी सी हो सकती है। शीशे के अंदर से वह अनजान सी युवती माया को जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। ऐसे देखती रही जब तक कि माया ने भीगे, असहाय, बेवश हाथों से अपने बाल छूते हुए दृष्टि हटा न ली। उजले सफेद बेसिन के किनारे पानी की बूंदें फिसल रही थीं। माया की आंखें उस एक बूंद पर टिक गई जिसे सूरज की पहली किरण ने इंद्रधनुषी रंगों से सजा दिया था। बूंद हिली, फिर चिकने बेसिन पर फिसलती हुई पानी की धारा में मिल गई। माया ने रुकी हुई लंबी सांस बाहर आ जाने दी, फिर अपने पर जैसे काबू पा दोनों हाथों से अंजुलियां भर भर अपने मुंह पर जोर से छींटे देने लगी। उसी तरह पानी भरती और मुंह पर उछाल देती, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ सोचने का यत्न किए। फिर उसने नल बंद कर दिया, तौलिया उठाई और उसके नरम नरम रोयों में अपना मुंह छिपा लिया। कुछ देर बाद उसने हाथ बढ़ाकर तौलिया स्टैंड पर फेंक दी। तौलिया जमीन की ओर तेजी से गिरी, पर तभी खूंटी में उसका कोना फंस गया और वह झूलती रही, धीरे धीरे, बेबस सी। पर माया ने उधर नहीं देखा। वह फिर पंजों पर जोर दे शीशे में झांकने लगी थी, एक अदम्य आशा लिए कि शायद इस बार वह झांकने वाली युवती पहले से भिन्न हो। और वह कुछ भिन्न भी थी। आंखें कुछ जरा सी फैली थीं, बरौनियों में, भवों में चिकना गीलापन था। उजले खोयों में बड़ी सी तरल पुतलियां, होठों में कोमलता। माया के देखते देखते वह खिंचे और खुल गए। उस छोटी सी मुस्कान ने सारे चेहरे पर एक कमनीय स्निग्धता ला दी। माथे को घेरे हुए जो बालों की लटें थीं, उनमें कुछ बूंदें उलझी थीं। माया ने गर्दन मोड़ी तो कनपटी के पास एक बूंद में उसे रंग दिखाई दिए, ढेर सारे रंग, चमकते हुए, झिलमिलाते हुए, तड़पते हुए। कहीं वह गिर न जाए, इस डर से माया शीशे के आगे से हट आई। दरवाजा खोला और कमरे में आकर कुर्सी पर पैर उठाकर बैठ गई। हाथ गाल पर टिकाकर सोचा, और अब? चैती पास की मेज पर चाय पहले ही रख गई थी। रोज की तरह मोटे, पतले, बेढंगे, कहीं गीले, कहीं कड़े टोस्ट थे। रोज रोज का सुनहरी धारी वाला नाजुक प्याला था। वही कड़ी हुई कोजी थी जिस पर एक चिड़िया पंख खोलकर उड़ने को तैयार थी, पर उड़ेगी नहीं, उड़ सकती भी कैसे थी। उसे देखकर माया का मन एक निरर्थक आक्रोश से भर उठा था। उसका मन हुआ कि पैर से ठोकर मारकर मेज उलट दे और सारे बर्तन खनखनाकर जमीन पर जा गिरे। चीनी के बर्तनों के टूटने की आवाज कितनी प्रिय होती है, पर मन में उसके मूल्य का अंदाजा लगा और यह सोच कि बेकार में नए खरीदने पड़ेंगे, उसने अपने को रोक लिया और प्याले में चाय उड़ेलने लगी। गरम चाय को गले से उतार वह फिर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। नीचे सड़क थी, कहीं कहीं तारकोल हट जाने के बड़े बड़े धब्बे थे, कहीं गहरे गड्ढे थे। अगर किसी तांगे का पहिया उसमें फंस जाता तो चाबुक फटकार कर तांगे वाला एक गाली दे उठता। अगर रिक्शे का पहिया होता तो रिक्शे वाला जोर लगाकर निकलने की कोशिश करता, और अगर तब भी ना निकलता
तो सवारियों को उतरना पड़ता। इस बाधा से उसके चेहरे रोष से लाल हो जाते और बाद में मैले अंगोछे से माथा पोंछता रिक्शा वाला और सवारियां सड़क की ऐसी हालत पर दुख से सिर हिलाते, नजरों से दूर हो जाते। सड़क के उस पार एक इमारत थी, बड़ी सी, पुरानी सी, मरम्मत की सख्त जरूरत थी। सड़क की एक तरफ मुंडेर थी जिस पर एंटीगोनम की लता छाई हुई थी और पोर्टिको की धूमिल पीली दीवारों पर गहरे बैगनी रंग में फूलती हुई घनी बोगनवेलिया थी, अपने वैभव में लचकती, झूमती, बल खाती। जब हवा आती तो माया अपनी खिड़की से उनके बैगनी रंग के फूल टूट टूट कर उड़ते हुए देख सकती थी। उन 3 पंखुड़ियों के फूलों में कितना रंग था, कितनी मृदुता, पर माया के दिल में वह एक घनी पीड़ा भर जाते थे। इस वक्त सूरज की किरणें बोगनवेलिया पर पड़कर उसके रंग को और चटकीला बना रही थी। सुबह की हवा से कभी कभी कोई फूल नीचे भटक कर आ गिरता था। माया उसमें डूबी थी, रमी हुई थी। हाथ खिड़की पर टिके थे, आंखें सामने। उसने नहीं जाना कि कब चैती आई। जब पायदान के पास बैठकर उसने 2 बार झाड़ू जमीन पर पटकी तो उसने आंखें हटाई। वह कल्पना और स्वप्न थे। यह कमरा, यह दीवारें, यह बंधन, जीवन और सत्य। मालकिन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित हुआ देख चैती ने कहा, खाए का बनी है? इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन। आज तो कुछ विशेष खाना बनना चाहिए। चैती को स्वामिनी का खोयापन अच्छा नहीं लगा। ना खाबे का शौक, ना पहिरे का। सिर हिलाते हुए उसने जो झाड़ू पटकी तो लाख की एक चूड़ी चट से टूट गई। उसके टुकड़े बीनते हुए चैती ने कहा, का बनाई? कुछ भी बना लो, माया ने उदासीनता से कहा। खिचड़ी डाल देगी? व्यंग से चैती ने पूछा। खिचड़ी वही बना दो, माया ने कहा। तब चैती ने कहा, ए बिटिया, तोहारस परानी हम ना ही देखा, ना कभी कछु खाए ना बनवाए। हमहू आदमी हन, हमरो मन है, हम खीर पूरी खाव, कहे देत हैं, दूध हम ले लिया है। चैती ठीठ हो गई, पर माया ने कुछ नहीं कहा। हटकर चली आई और कपड़ों की अलमारी खोली। कुछ रेशमी कपड़े धोने के लिए सप्ताह भर से रखे थे। उन्हें बाहर किया और जाकर गर्म पानी में साबुन घोलकर डाल दिए। अनमनी होकर फिर आकर अपनी मेज पर बैठ गई। एक और कॉपियां रखी थी, उन पर धूल की गहरी परत थी। माया ने लाल पेंसिल उठा ली, धूल झाड़कर एक कॉपी खोली, गलतियों पर गहरे लाल निशान लगा दिए, पर मन उसमें भी नहीं लगा। हाथ बढ़ाकर पास की छोटी मेज पर से अखबार उठा लिया, खोला। अचानक ही वह कुर्सी खिसकाकर उठ खड़ी हुई। घड़ी पर नजर डाली तो पाया कि बड़ी आसानी से 10 बजे की फिल्म देखी जा सकती है। जाकर फिर अलमारी खोली, कुछ सोचकर एक साड़ी निकालकर पलंग पर रख दी और तैयार होने लगी। अभ्यस्त हाथों से बाल ठीक किए, पाउडर लगाया, कुछ देर अपने को देखती रही और लिपस्टिक उठाकर अपने होंठ खूब गहरे लाल कर लिए। कपड़े बदले और चैती से कहा, मैं सिनेमा जा रही हूं। चैती ने पूछा, कब तक आई हो? यही 12 साढ़े 12 तक, और पर्स उठाकर बाहर आ गई। खुली खिड़की से हवा आई और अखबार के पृष्ठ उड़कर
फर्श पर जा गिरे। खुली कॉपी के पेज सरसराते रहे। मेजपोश का कोना हिलता गया और हॉल में बैठी माया को लगा कि जिस अकेलेपन से बचना चाहकर वह सिनेमा चली आई थी, उससे निष्कृति कहाँ हुई। अभी उसकी नितांत अकेले बैठकर सिनेमा देखने की आदत नहीं हुई थी। कुछ विचित्र, अटपटा सा लग रहा था। इंटरवल में उसने एक उड़ती सी नजर से इधर उधर देखा तो पाया कि कॉलेज की संस्कृत टीचर मिसेस भारद्वाज भी कुछ दूर बैठी हैं। उन्होंने भी माया को देखा और हाथ हिलाकर पास बुलाया। माया को उनका साहचर्य विशेष प्रिय न था, पर यह सोचकर कि एक से दो भले, उठकर उनके पास चली गई। अकेली ही हो? प्रश्न हुआ। मिसेस भारद्वाज की तीव्र दृष्टि माया पर थी। जी। आज तो तुम पहचानी नहीं जा रही हो, कुछ व्यंग से मिसेस भारद्वाज ने कहा। उत्तर में माया ने मुस्कुरा दिया। तभी एक वयस्क से सज्जन उसकी ओर देखते हुए पास आ गए। मिसेस भारद्वाज ने कहा, यह मेरे पति हैं, मिस्टर भारद्वाज। आप मिस सहगल हमारे कॉलेज में हिंदी पढ़ाती हैं। मिस्टर भारद्वाज ने नमस्कार किया और पास वाली सीट पर बैठ गए। कुछ वार्तालाप करने का प्रयास करते हुए पूछ दिया, अभी ही आई हैं आप? कुंठित हो माया ने कहा, जी। पत्नी की ओर उन्मुख होकर पूछा, चाय वगैरह कुछ मंगवाऊं? मंगवा ले। यह साड़ी बड़ी प्यारी है, यहीं से ली है? मिसेस भारद्वाज ने पूछा। मदर ने भेजी है। आपका घर यहाँ नहीं है? मिस्टर भारद्वाज को जैसे कुछ बात करने का विषय मिला। जी नहीं। और फिर कहा, लखनऊ में है। वहां से आप यहाँ आई, इस छोटे शहर में? माया की मुस्कान अनजाने में ही विषादपूर्ण हो गई। कहा, यहाँ आसानी से नौकरी मिल गई। आपको कभी पहले नहीं देखा? पति को धीरे धीरे खुलते देख मिसेस भारद्वाज ने कुछ चेतावनी के से स्वर में कहा, यह नई आई है, इसी साल। बैरर के चाय ले आने से व्यवधान पड़ा। माया ने अभी एक घूंट ही चाय पी थी कि हॉल की रोशनी बुझ गई। उसके उठने का उपक्रम करने पर मिसेस भारद्वाज ने बाह पर हाथ रखकर रोकते हुए कहा, यहीं बैठी रहो ना। माया फिर बैठ गई, पर उसका मन हो रहा था मिस्टर और मिसेस भारद्वाज के बीच की सीट से उठ इधर मिसेस भारद्वाज के पास बैठ जाए, पर यूं उठ जाना अभद्रता होती। मिस्टर भारद्वाज शालीनता से बैठे रहे। कभी भूल से भी उनकी कोहनी या कंधा माया से नहीं छुआ, पर कुछ हंसी की बात पर उनका जोर से खुलकर हंसना माया को खटक जाता था। आखिर ऐसा ठहाका कि हॉल को ऊंचाई लगाने की क्या जरूरत। बीच में माया ने अपने को झिड़का भी, फिर इस जरा सी बात पर वह बेकार ही मन क्यों कुढ़ रही है। फिल्म अधिक लंबी न थी। जब समाप्त हुई तो माया ने मानसिक यातना से छुटकारा पाया। शिष्टता के साथ जितनी जल्दी उनसे छुट्टी ले सकती थी लेकर माया अलग हुई, पर अभी उसका मन घर जाने को न हुआ। सड़क के एक किनारे खड़े होकर कुछ देर सोचा कि और क्या किया जाए। ध्यान आया कि दूर के रिश्ते के एक भाई यहीं कहीं आसपास रहते हैं और माया के न आने का कई बार उलाहना दे चुके हैं। उनके घर आधा घंटा बिता आया जाए। पर्स में एक स्लिप पर उनका पता लिखा था, उसे ढूंढ कर निकाला। घर उनका आसानी से मिल गया। बांसों को बांधकर एक घेरा सा बना दिया गया था। कुछ सूखे सूखे टमाटर के पेड़ और कुछ गेंदे फूल रहे थे। माया ने दरवाजे पर ठपकी दी। कुछ देर में एक महिला अंदर से झांकी।
अंदाज से सोचकर कि यही भाभी होगी, माया ने नमस्कार कर कहा, चंदन भाई साहब हैं, मैं माया हूं। भाभी उत्तर में मुस्कुराई और दरवाजा खोलते हुए कहा, आइए। कमरे में एक गंदी सी निवाड़ का पलंग पड़ा था। पास ही चारपाई थी जिस पर बिस्तर बिछा था। एक गीली सी गद्दी भी थी और सिरहाने छोटे बच्चों के कुछ कपड़े। बैठिए। माया पलंग की पट्टी पर बैठ गई। भाभी की धोती मैली थी और उसमें से घी की तेज महक आ रही थी। आपने मुझे पहचाना ना होगा, चंदन भाई साहब की चाची है ना, वह मेरी बुआ लगती है। संबंध जानकर भाभी ने कहा, ओ बांदे वाली सास जी की आप भतीजी हैं, इन्होंने जिक्र तो किया था। कहाँ है भाई साहब? माया ने पूछा। आज इतवार है, घूमने चले गए हैं, उत्तर मिला। कब तक लौटेंगे? फिर यह देख कि वह अभी खड़ी ही है, माया ने कहा, आप भी तो बैठिए। चूल्हे पर तरकारी चढ़ी है और उसका ध्यान आते ही भाभी बोली, अभी 2 मिनट में आई, कहकर कमरे से चली गई। माया उसी तरह पट्टी पर बैठी निरुद्देश्य इधर उधर देखती रही। कमरे के बाद बरामदा था और उसी के निकट शायद चौका, क्योंकि कढ़ाई में कलछी चलने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। फिर एक छनाका हुआ, शायद पानी डाला गया, और फिर हाथ में दरी लिए भाभी आई और कहा, उठिए, इसे बिछा दूं तो आराम से बैठिए। दरी बिछाते हुए कहा, आज तो आपकी छुट्टी होगी, इतवार है। जी। आपको तो खूब अच्छा लगता होगा। प्रश्न सुन माया कुछ देर चुप रही, फिर कहा, जी हाँ, लगता तो है। वैसे तो कॉलेज का ही काम रहता है, कभी कभी इधर उधर चले गए, सिनेमा वगैरह। अभी सिनेमा से ही आ रही थी, सोचा कि मिलते चले। बड़ी हसरत से भाभी ने कहा, अकेले रहने में तो यह है ही, जो मनाया कर लिया। शादी से पहले मुझे सिनेमा देखने का बड़ा चाव था। मेरे एक चाचा गेट कीपर थे, सब मुफ्त में देखते थे, पर अब तो 1.5 साल से कोई सिनेमा ही नहीं देखा। मुन्ना छोटा है, घर में कोई है नहीं, छोड़े भी किस पर। कौन सी फिल्म देखी आपने? माया ने फिल्म का नाम बताया। अंग्रेजी की थी। भाभी बड़ी सच्चाई से बोली, भाई हमें तो कुछ समझ में नहीं आती, तो एक बार गए भी, पल्ले कुछ नहीं पड़ा। फिर रुककर भाभी ने पूछा, आप तो शायद बीए होंगी? जी नहीं, एमए, आहिस्ता से माया ने कहा। भाभी ने एक लंबी सांस ली, कुछ कहने को मुंह खोला, फिर रुक गई। बात बदलकर कहा, खाना परस लाऊं आपके लिए? जी नहीं, नौकरानी ने बनाकर रखा होगा, अब मुझे चलना चाहिए। कुछ देर तो रुकिए। भाभी के स्वर में कुछ विशेष आग्रह नहीं था। माया जैसे एकदम उकता गई, उठती हुई बोली, अब चलूं भाभी जी, कभी हमारी तरफ भी आइए। कहूंगी उनसे, लाना न लाना उनके हाथ है। भाभी ने जल्दी से हाथ जोड़ दिए। बाहर निकलते हुए माया को लगा कि वह बेकार ही आई। भाभी को शायद काफी काम हो, पहुंचकर बाधा दी। घड़ी पर नजर डाली, 12:15 बजे थे। कुछ भूख भी लगाई थी। बांस का फाटक खोलकर बड़ी ही थी कि चंदन से भेंट हो गई। अरे वाह माया, किधर जा रही हो? पकड़े जाने पर माया ने रुक कर कहा, घर जा रही हूं। आई थी, आप मिले ही नहीं। अब तो मिल गया, चलो चलो अंदर चलो। अपनी भाभी से मिली? जी भाई साहब, अभी माफी चाहती हूँ, फिर आऊंगी। पर वह नहीं माने
और बेतकल्लुफी से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, बिना खाना खाए नहीं जा सकोगी। माया ने हाथ छुड़ाने का प्रयत्न किया, पर चंदन हाथ पकड़े पकड़े ही अंदर तक ले गए और जोर से पुकार कर कहा, सुनो, एक मेहमान आए हैं। भाभी चौके से बाहर आई और देखा, फिर कहा, मैंने तो पहले ही रुकने को कहा था। फिर माया के मुख की ओर देखकर बोली, हाथ तो छोड़ दो बेचारी का। उसके कहने का ढंग ऐसा था कि चंदन ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। फिर कुछ अपराधियों की तरह कहा, खाने का इंतजाम करो। हो रहा है, रुखाई से कहकर वह वापस चली गई। चंदन और माया ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई है। माया ने फिर कहा, भाई साहब, बेकार झंझट होगा, मेरी नौकरानी इंतजार कर रही होगी। झंझट क्या, खाना अभी बना जा रहा है। स्वर ऊंचा कर उन्होंने पत्नी को पुकारा, सुनो, जरा जल्दी कर दो। अंदर से उत्तर आया, कर रही हूं, पहले जरा मुन्ने को नहला दूं। तब माया जाकर उधर खड़ी हो गई, कहा, भाभी जी, आपको परेशानी हो रही है, मैंने तो कहा था। भाभी धूप में बैठकर बच्चे को नहलाने की तैयारी कर रही थी। माया को भूख लगने लगी थी। जहां वह खड़ी थी वहीं से झांक कर देखा, चूल्हा खाली था। बच्चा चीख चीख कर रोता रहा। भाभी उसे साबुन लगाती रही। उनके ढंग से लग रहा था कि जैसे आज ही रगड़ रगड़ कर बच्चे को गोरा कर देंगी। माया बैठी बैठी अपने को कोसती रही कि किस क्षण में उसने यहाँ आने को सोचा। आखिरकार भाभी ने बच्चे को पोंछकर कपड़े पहनाए और कपड़े पहनाकर पालने में लेटा दिया और कहा, जरा दही ला दीजिए, रायता बन जाएगा। नहीं नहीं, माया ने जल्दी से कहा, रायते की कोई जरूरत नहीं। पर भाभी ने नहीं सुना। चंदन भाई साहब दही लाने को भेज दिए गए। भाभी चौके में जाकर खटर पटर करने लगी। बच्चा रोता गया। माया ने उठकर उसे गोद में ले लिया, हिलाया डुलाया तो वह चुप हो गया। उसे कंधे से लगाकर माया ने बरामदे में कई चक्कर लगाए। फिर देखा वह सो गया था। धीरे से लेटाया तो फिर वह जग गया। उसके चीखने से पहले ही माया ने उसे फिर कंधे से लगा लिया और टहलने लगी। घूमते घूमते उसके पैर थक गए, कंधा दुखने लगा, पर भाई साहब दही लेकर नहीं लौटे। भाभी जी रोटी बनाने का सारा आयोजन कर चूल्हे के पास चुपचाप बैठी थी। माया से कहा, देखा, जहां जाते हैं वहीं के हो रहते हैं, 2 कदम पर बाजार है। फिर एकाएक उठती हुई बोली, जाने कब तक आएंगे, मैं नहा लूं, आप कहें तो आपको खाना परस दूं। भाई साहब को आ जाने दीजिए, माया ने कहा। भाभी उठकर अंदर गई। गुसलखाना बंद किया ही था कि भाई साहब आ गए। प्रश्न भरी दृष्टि से इधर उधर देखा। माया ने अपने आप ही कह दिया, नहाने गई है। नहाने गई है? यह नहाने का टाइम है? इनके सब काम उल्टे होते हैं। कहकर दही उन्होंने रख दिया और बाहर से कुंडी खड़काई। भाभी चुप रही। माया ने बच्चे को पालने पर लिटा दिया। इस बार वह सोता ही रहा। वह थकी थी और भाई साहब झुंझलाए। 2-1 बात कर दोनों चुप हो गए और प्रतीक्षा करते रहे कि कब भाभी निकले। भाभी साफ सुथरी धोती पहनकर बाहर आई, माथे पर बिंदी लगाई, मांग से सिंदूर छुआया। बिना किसी जल्दी के धीरे धीरे चौके में आकर बैठ गई। रायता बनाया, चूल्हा फूका। फिर उन्होंने पूछा, कहाँ खाएंगे? चटाई बिछा लें? वह रखी है कोने में। माया ने चटाई बिछा ली, सैंडल उतार डाले, हाथ धोकर चौके में गई
और थालियां उठाकर बाहर ले आई। दाल एकदम ठंडी और पतली थी, रायते में काफी ज्यादा नमक। माया को बरबस चैती की बनाई गरम गरम पूरियां और मेवे की खीर की याद आ गई। खाने के बाद कुछ देर वह और बैठी। जब भाभी स्वयं भी खा चुकी तब वह विदा लेकर आई। चैती शायद इंतजार करते करते थक कर चली गई थी। माया ने अपने पास की दूसरी चाबी से ताला खोला। घड़ी की सुइयां 3 पार कर चुकी थी। कमरे की छांव में मधुर शीतलता थी। माया ने सैंडल उतार दिए, पर्स कुर्सी पर डाल दिया और चौके की तरफ गई। खाना सब ढका रखा था। पूड़ियाँ, सूखी मटर, दम आलू तथा गाढ़ी मेवे की खीर। लगता था कि चैती ने भी खाया नहीं था। कुपित हो भूखी ही चली गई थी। माया वहां से गुसलखाने में गई। उसकी आंखें जल रही थी। सोचा कि ठंडे पानी से धो ले। तब उसकी दृष्टि पड़ी उन कपड़ों पर जिन्हें गर्म पानी और साबुन में डुबाकर वह बिल्कुल भूल गई थी। उसने झटपट कपड़े अलग अलग उठा लिए। एक ब्लाउज का पीला और हरा रंग निकलकर दूसरे ब्लाउजों और सफेद सिल्क की साड़ी में लग गया था। दोष अपना ही था, फिर भी ना जाने क्यों उसे रोना आ गया। रेशमी ब्लाउज के कच्चे निकल जाने पर और कपड़े खराब हो जाने पर नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के पैटर्न पर, उसके खोखलेपन और सारहीनता पर। इसलिए वह घर बार छोड़कर इतनी दूर आकर पड़ी थी। इसलिए वह सुबह से शाम तक कॉलेज में मगजपच्ची करती थी। इसलिए कि जिंदगी के दिन एक एक करके गुजरते जाएं और हर गुजरा हुआ दिन उसके जीवन का खालीपन और भी गहरा करता जाए। और एक दिन सोचे कि इस जीवन में उसने क्या पाया, तो पता चले कि वह एक लंबे अनंत मरुस्थल की तरह था। माया ने ब्लाउज फिर उन्हीं कपड़ों में डाल दिया और आकर औंधी ही पलंग पर पड़ गई। जब वह जगी तो कमरे में अंधेरा था। धूप न जाने कब की खिड़की की राह चली गई थी। घड़ी की सुइयां अंधेरे में चमक रही थी। रोते रोते सो जाने से उसका सिर बुरी तरह दर्द कर रहा था। इतवार की शाम को चैती नहीं आती थी। माया ने उठकर पानी पिया और कमरे में बत्ती जला दी। मेज के पास कुर्सी पर बैठ गई। मेज पर कॉपी खुली पड़ी थी। लाल पेंसिल के निशान चमक रहे थे। माया बहुत देर तक बैठी बैठी बाहर देखती रही। आसमान में 2-1 तारे निकल आए थे। पड़ोस में दूध वाला बाल्टी खटका रहा था। दूध नापता हुआ मोटे से एक रस स्वर में कह रहा था, 2, 3, 4। सीढ़ियों पर ऊपर नीचे आते जाते जूतों की आवाज आ रही थी। गुसलखाने में कपड़े भीग रहे थे। चौके में ठंडा खाना रखा हुआ था और कनपटी के पास एक शिरा बुरी तरह दुख रही थी। धीरे धीरे आकाश काला हो गया। तारों की ज्योति में उज्ज्वलता आ गई। आने जाने वालों का रव थम गया। माया एक सांस लेकर उठी। बिजली बुझाकर फिर पलंग पर लेट गई। उसे पता था कि नींद रात में बहुत देर से आएगी, फिर भी आंखें बंद कर ली। कहीं घड़ी ने धीरे धीरे 8 के घंटे बजाना आरंभ किया। माया ने करवट बदली। अगला दिन, काम का दिन।